19 जुलाई 2026 रात का समय था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में ये चेतावनी एक ऐसी त्रासदी में बदल जाए जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। ऊपरी असम के कई गांवों में लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी तेज बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बदलनी शुरू कर। पानी खेतों से निकलकर गलियों में पहुंचा, गलियों से आंगन तक और आंगन से घरों के अंदर। कुछ परिवार के पास अपना सामान बचाने के लिए समय भी नहीं था। वह होने से पहले पूरा इलाका पानी से घिर चुका था। कई लोगों ने पूरी रात अपनी छतों पर बिताई। कुछ लोग पेड़ों के ऊपर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए। कई परिवारों नावों के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस साल इतनी बारिश और भयंकर बारिश क्यों आई। सवाल यह है कि असम में लगभग हर साल ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है। क्या इसकी वजह सिर्फ प्रकृति है या फिर इसके पीछे ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें वर्षों से समझने और हल करने की कोशिश की जा रही है। आज हम समझेंगे असम की बाढ़ के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण, ब्रह्मपुत्र नदी की बदलती प्रकृति, 1950 के भूकंप का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और आखिर क्यों इस समस्या का स्थायी समाधान आज भी चुनौती बना हुआ। असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। इसका पहला कारण ये है असम का भूगोल। असम ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के घाटियों में बसा हुआ है। इसके उत्तर में हिमालय पर क्षेत्र, पूर्व में पहाड़ियां और दक्षिण में गारो, खसी तथा जंतिया पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मानसून के दौरान इन क्षेत्रों में होने वाली भारी बारिश का पानी तेजी से नीचे उतरकर नदियों तक पहुंच जाता है। जब बहुत कम समय बहुत अधिक बारिश होती है तो नदियों का पानी रास्ता जब बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है तो नदियों का पानी रास्ता अचानक बढ़ जाता है। नदी अपनी क्षमता से ज्यादा पानी लेकर बहने लगती है और आसपास के इलाकों में फैल जाती है। यही कारण है कि असम का बड़ा हिस्सा बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में आता है। सिर्फ भूगोल ही इसकी वजह नहीं है, ब्रह्मपुत्र और गाद की समस्या। दूसरा बड़ा कारण नदी में जमा होने वाला तलछट यानी गाद। ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक है। हिमालय से निकलकर आने वाली ये नदी अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर आती है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह तलछट नदी के तल से जमा होने लगता है। समय के साथ नदी का तल ऊपर उठने लगता है। तेज बारिश के समय नदी में पानी समाने की क्षमता कम हो जाती है और पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। इसके अलावा नदी के किनारों का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल कई परिवार अपनी जमीन खो देते हैं और कई गांव को दूसरी जगह पर बसना पड़ता है। 1950 का ऐतिहासिक भूकंप। असम के बाढ़ को समझने के लिए एक इतिहास में पीछे जाना होगा। 15 अगस्त 1950 को आए 15 अगस्त या था। इस भूकंप के बाद पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए। भारी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें नदियां पहुंची। इससे नदी के रास्ते और प्रवाह में बदलाव आया। विशेषज्ञों के अनुसार इस घटना का असर आज भी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर दिखाई देता है। लेकिन असम की कहानी सिर्फ प्राकृतिक कारणों का तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता खतरा। आज मौसम का व्यवहार तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने में ही बहुत अधिक पानी गिरता है तो नदियों और जलाशय की व्यवस्था पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि बाढ़ से पहले तुलना में ज्यादा तेज और विनाशकारी महसूस होती है। वनों की कटाई और मानव गतिविधियां एक महत्वपूर्ण कारण है। पर्यावरण में बदलाव। जब जंगल कम होते हैं तो जमीन का पानी रोकने की क्षमता घट जाती है। बारिश का पानी तेजी से नीचे आता है और अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेकर आता है। ये मिट्टी नदियों में जमा होकर समस्या को और बढ़ा सकती है। इसलिए बाढ़ का समाधान केवल नदी के किनारे दीवारें बनाने से नहीं होगा। क्या सिर्फ राहत देना काफी है? इस साल बाढ़ आने के बाद राहत अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर साल इस प्रक्रिया को दोहराना पर्याप्त है? विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे समय के लिए वैज्ञानिक योजना की जरूरत है। इसमें शामिल है बेहतर मौसम चेतावनी प्रणाली, नदी प्रबंधन की वैज्ञानिक योजना,
पर्यावरण संरक्षण, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था और स्थानीय लोगों की भागीदारी। बाढ़ नियंत्रण के उपाय। तटबंध कई जगहों पर मददगार रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बाढ़ के समय इनकी सीमाएं सामने आती हैं। इस तरह नदी के गाद निकलने यानी ड्रेजिंग की भी अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी में लगातार कई तलछट आती रहती हैं। इससे जरूरी है कि नदी को समझकर ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जो लंबे समय तक काम कर सके। जब हम असम की बाढ़ की तस्वीरें देखते हैं तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन उस पानी के पीछे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। एक किसान की मेहनत, एक परिवार का घर, एक बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ प्रभावित होता है। बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन की परीक्षा है। नदियों को समझना होगा, परिवर्तन की रक्षा करनी होगी और ऐसी तैयारी करनी होगी जिसे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली बाढ़ कब आएगी, सवाल यह है कि जब अगली बाढ़ आएगी तब हम कितने तैयार होंगे। असम की कहानी सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है, यह एक और प्रकृति के बीच में संतुलन की कहानी है। ये